हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ठीक 13 दिन के बाद 5 अक्टूबर को हरियाणा के लिए वोटिंग होगी और इस वोटिंग के बाद 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन बीच के 13 दिनों के बीच में ये तय होगा कि हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी। खरी खरी न्यूज़ आज से 10 के 10 पार्लियामेंट हलकों के हिसाब से आपको हर सीट का खरा खरा आकलन करके दे रहा है, खरे खरे हालात बता रहा है, हर बड़े और छोटे नेता की पोजीशन बता रहा है, हर पार्टी की पोजीशन आपको आज से बता रहा है। आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन बड़ा नेता हार रहा है, कौन बड़ा नेता जीत रहा है और किस सीट के ऊपर गड़बड़ चल रही है, किन सीटों पर इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, कहां पर आईएनएलडी, बीएसपी या आम आदमी पार्टी मुकाबले में है या जीत रही हैं। आज अंबाला पार्लियामेंट के खरे खरे आकलन को जानने के लिए आप इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अंबाला पार्लियामेंट एक बार फिर से महत्वपूर्ण रहेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक बने थे और 5 सीटों पर बीजेपी के एमएलए बने थे, यानी कांटे का मुकाबला रहा था। इस बार भी 9 के 9 सीटों पर वही हालात हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अंबाला कैंट के ऊपर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी दोनों बड़ी पार्टियों पर भारी पड़ रहे हैं। बाकी 8 सीटों पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है। इसमें से सिर्फ नारायणगढ़ की सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस को ज़्यादा लीड है, यानी 15 से 20 हज़ार वोटों की ज़्यादा लीड है। चलिए शुरू करते हैं पहली सीट से। पहली सीट है कालका की सीट। कालका सीट के ऊपर एक बार फिर से प्रदीप चौधरी चुनावी मैदान में हैं। वो दोबारा विधायक बनने के लिए ताकत लगा रहे हैं। उनके सामने बीजेपी ने शक्ति रानी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। शक्ति रानी शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है और वो पिछले 8 दिन में ही चुनाव को घुमाने में सफल रही हैं। हल्के को 2 हिस्सों में बांटकर कार्तिकेय शर्मा और विनोद शर्मा ने अपनी वर्किंग को सुपर स्पीड से चला रखा है, जिसके चलते शक्ति रानी शर्मा मुकाबले में आ गई हैं। यहाँ पर अभी 5 से 7 हज़ार वोटों से प्रदीप चौधरी आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस फासले से शक्ति रानी शर्मा ने कवर से किया है, अपने चुनाव को ऊपर उठाया है, उससे साफ जाहिर है कि 13 दिन के बाद इस सीट के ऊपर प्रदीप चौधरी की बजाय शक्ति रानी शर्मा जीतती हुई नजर आएंगी। अगली सीट है पंचकुला की। पंचकुला सीट पर 2019 जैसा सेम टू सेम नज़ारा है। उस चुनाव में भी ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी थे और चंद्रमोहन कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इस बार भी दोनों आमने सामने हैं, दोनों में कांटे की टक्कर है और आज की तारीख में चंद्रमोहन की यहाँ पर 8 से 10 हज़ार वोटों की लीड नजर आती है। लेकिन आपको ये बता दें कि 2019 में भी चुनाव से 12 दिन पहले इतनी ही लीड चंद्रमोहन की थी, लेकिन चंद्रमोहन 2019 में फिनिशिंग नहीं कर पाए थे और ज्ञानचंद गुप्ता ने लास्ट में बेटर मैनेजमेंट के बलबूते पर चुनाव जीत लिया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आता है, यानी आखिर में अगर चुनाव मैनेजमेंट में चंद्रमोहन ढीले रहे और ज्ञानचंद गुप्ता का मैनेजमेंट काम कर गया तो ये सीट दोबारा से बीजेपी जीत सकती है। लेकिन आज की तारीख में हम इस सीट को 50-50 रखते हैं। तीसरी सीट है अंबाला सिटी की। अंबाला सिटी के ऊपर कांग्रेस ने बड़े नेता निर्मल सिंह को चुनावी दंगल में उतारा है। 2019 में वो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के मंच पर उतरे थे, उन्हें 55 हज़ार वोट मिले थे और वो नंबर 2 पर रहे थे। एक बार फिर से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने 2 बार के विधायक और मंत्री असीम गोयल हैं। असीम गोयल के साथ निर्मल सिंह की कांटे की टक्कर चल रही है। इस सीट के ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहां असीम गोयल को विनोद शर्मा का सहारा मिल गया है, वहीं पर निर्मल सिंह को 10 साल की बीजेपी सरकार की नाराजगी का फायदा मिल रहा है। इस सीट को भी हम 50-50 में रख रहे हैं। यहाँ पर आखिरी तक जोरदार मुकाबला चलेगा। चौथी सीट है अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट सीट के ऊपर निर्दलीय चित्रा सरवारा गब्बर यानी अनिल विज को कांटे की टक्कर न सिर्फ दे रही हैं, बल्कि उन्हें हराने की पोजीशन पर भी पहुंच गई हैं। आप खुद ही देखिए कि अंबाला के बाजारों में चित्रा सरवारा के साथ में कितनी बड़ी संख्या में चुनाव प्रचार करती हुई महिलाएं चल रही हैं, यानी गब्बर की हार निश्चित लग रही है। और यही वजह है कि हार से बचने के लिए अनिल विज खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, जिन विज साहब को बीजेपी ने नायब सैनी की सरकार में मंत्री बनाने के लायक नहीं समझा, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे मिल सकती है। इसलिए इस सीट के ऊपर साफ तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा की सीटी बजती हुई नजर आ रही है।
अगली सीट है नारायणगढ़ की। नारायणगढ़ सीट के ऊपर साफ तौर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। रामकिशन गुर्जर अपनी पत्नी शैली गुर्जर को एक बार फिर से विधायक बनाने में सफल होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस 15,000 वोटों से आगे चल रही है। पवन सैनी को यहाँ पैराशूट से उतारा गया, लेकिन बीजेपी के टिकट पर पवन सैनी यहाँ मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है मुलाना की। मुलाना सीट के ऊपर सांसद वरुण चौधरी ने अपनी वीटो पावर के जरिए अपनी पत्नी पूजा चौधरी को टिकट दिलवाया है और बीजेपी की तरफ से यहाँ 2014 की विधायक संतोष सारवान चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट के ऊपर साफ तौर पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन कहीं न कहीं एज संतोष सारवान को है। पूजा चौधरी पॉलिटिक्स में नहीं है, उनके भाषणों को लेकर जनता में पॉजिटिविटी नहीं है। सिर्फ वरुण मुलाना के बलबूते पर ही पूजा चौधरी चुनाव मैदान में टिकी हुई हैं। इस सीट के ऊपर भी ये कहा जा सकता है कि आखिर में पलड़ा बीजेपी का भारी रहेगा, क्योंकि इनेलो के प्रकाश भारती यहाँ पर अच्छे खासे वोट ले रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस प्रत्याशी को हो रहा है। यानी ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगली सीट है सढौरा की। सढौरा सीट के ऊपर कांग्रेस के एमएलए रेणु बाला दोबारा विधायक बनने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन बृजपाल छप्पर उनके रास्ते की रुकावट बन गए हैं। बृजपाल छप्पर अगर 25,000 से वोट ज़्यादा ले जाते हैं तो उन हालात में रेणु बाला की हार पक्की हो जाएगी और बीजेपी के बलवंत सिंह सढौरा चुनाव जीत जाएंगे। अगर बृजपाल छप्पर 20,000 से नीचे रहते हैं तो उस कंडीशन में रेणु बाला के चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी इस सीट को हम 50-50 में रख रहे हैं। 8वीं सीट है जगाधरी की। जगाधरी सीट के ऊपर बीजेपी के मंत्री कंवरपाल गुर्जर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों पर कांग्रेस के अक्रम खान भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी के आदर्शपाल सिंह भी मुकाबले को तिकोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी बीएसपी की टिकट पर आदर्शपाल सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे, 45,000 वोट हासिल किए थे और इस बार वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पिछली बार से कम वोट लेंगे और यहाँ पर मुकाबले में आज की तारीख में अकरम खान आगे नजर आते हैं। यानी ये सीट कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आती है। 9वीं और आखिरी सीट है यमुनानगर की। यमुनानगर सीट के ऊपर घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी के टिकट पर इस बार हैट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। उनके मुकाबले में अभय सिंह चौटाला के समधी दिलबाग सिंह हैं, जो पिछली बार भी बारीक अंतर से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने रमन त्यागी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वो फिक्सिंग के जरिए, जुगाड़ के जरिए टिकट तो ले आए हैं, लेकिन चुनावी दंगल में वो मजबूत दावा ठोक नहीं पाए हैं। वो दिलबाग सिंह की हार के कारण जरूर बन रहे हैं। और वैसे भी दिलबाग सिंह की पोजीशन पिछली बार से कुछ अलग है। परिवार टूट गया है, रिश्तेदार बिखर गए हैं, ताकत कमजोर हो गई है। यही वजह है कि दिलबाग सिंह पिछली बार से कम वोट लेंगे और इस सीट के ऊपर बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो सीटों के हिसाब से आज की तारीख में अगर यहाँ पर देखा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो एक सीट नारायणगढ़ के ऊपर कांग्रेस क्लियर नजर आती है। अम्बाला कैंट पर निर्दलीय क्लियर नजर आते हैं और उसके साथ में कहा जा सकता है कि कालका के अंदर, मुलाना के अंदर और यमुनानगर के अंदर 3 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। बाकी की 4 सीटों के ऊपर कांटे का मुकाबला है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि 4-4 सीटें बीजेपी कांग्रेस की भी आ सकती हैं और एक सीट कांग्रेस की भी ज़्यादा हो सकती है या एक सीट बीजेपी की भी ज़्यादा हो सकती है। यानी मामला 2019 की तरह बराबरी का है। आप अम्बाला पार्लियामेंट की 9 सीटों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप अनिल विज के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी जरूर बताइए। आप 9 की 9 सीटों के ऊपर चल रहे हालात के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।